प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पिछले भाग में राष्ट्रीय आय की बहुत सी धारणाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस भाग में भी हम आगे की कुछ बची हुई धारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले भाग में हमने राष्ट्रीय आय की बाजार कीमत पर धारणाओं का अध्ययन किया था कि बाजार कीमत पर हम किस तरह से सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि की गणना करते हैं। तो इसी प्रकार भाग 2 में हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की धारणाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो साधन लागत होती है वो एक तरफ तो उत्पादक के लिए उत्पादन की लागत होती है, लेकिन दूसरी तरफ यह उत्पादन के साधनों के लिए आय भी होती है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के सभी साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि का प्रयोग करते हैं और एक उत्पादक द्वारा उनको लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में खर्च किया जाता है, जिससे एक तरफ तो वह उत्पादक के लिए लागत बन जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वह परिवार क्षेत्र या उत्पादन के साधनों के लिए आय बन जाती है। इसलिए एक तरफ तो उत्पादक के पक्ष से इसे साधन लागत पर उत्पाद कहा जाता है और दूसरी तरफ परिवार क्षेत्र या उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होने के पक्ष से इसको आय भी कहा जाता है। इस पाठ के अंदर या इस स्लाइड के अंदर जो भी हम देखेंगे उसमें हम राष्ट्रीय आय की साधन लागत पर इन धारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें हमारे पास आएगी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी एट एफसी। तो इस पाठ के अंदर, इस स्लाइड के अंदर हम इन सभी धारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उत्पादन का आधार है। इन साधनों को लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में जो भुगतान किया जाता है वह उत्पादक के लिए लागत होती है और इन साधनों को लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वह इन साधनों के लिए आय होती है। तो इसी तरह से एक ही राशि जो भुगतान की जाती है और प्राप्त की जाती है तो उसके दो पक्ष हो जाते हैं, एक लागत पक्ष और दूसरा आय पक्ष। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी में अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके और उसमें आर्थिक सहायता घटा करके बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जब एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है और उसको बाजार में भेजता है तो वह उसके अंदर लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी और अपनी गिरावट आदि को जोड़ करके उसको बाजार में भेजता है। लेकिन बाजार में जब उसको एक उपभोक्ता खरीदता है तो सरकार द्वारा उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाते हैं और जब वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आम जनता को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उनके ऊपर कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो इस तरह वस्तु की कीमत का निर्धारण लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी में अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं और आर्थिक सहायता जो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाती है घटा करके बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। यहाँ हम इसको एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इसको सरल तरीके से समझाया गया है कि ये हमारे पास उत्पादक क्षेत्र है जिसके अंदर भूमि है, बिल्डिंग, भवन आदि है, जिसको हम भूमि अस्थायी पूंजी का हिस्सा मान लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर श्रमिकों की भी जरूरत पड़ती है, तो श्रमिकों के बिना इससे कोई काम नहीं चल सकता। इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और एक उत्पादक द्वारा पूंजी ली जाती है, रुपया लिया जाता है, जिस पर उसके द्वारा ब्याज दिया जाता है। श्रमिक को उसके लिए मजदूरी दी जाती है और भूमि को उसके उपयोग के बदले में लगान दिया
जाता है। इन सब की मदद से जब एक उत्पादक द्वारा उत्पादन कर लिया जाता है तो उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ लेता है और प्रॉफिट जोड़ करके उसको बाजार क्षेत्र की तरफ यातायात के साधनों के माध्यम से भेज देता है। जब यह चीजें बाजार में जाती हैं तो बाजार के अंदर सरकार के द्वारा इसके अंदर अपनी इनकम के रूप में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है और जरूरी वस्तुओं के ऊपर उनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो इस तरह बाजार में जाने के बाद जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है तो उसके अंदर लगान जो कि उत्पादक द्वारा दिया जाता है, लाभ जो कि उद्यमी द्वारा अपने लिए कमाया जाता है, ब्याज जो सारी चीजों को खरीदने के लिए पूंजी लेता है उस पर दिया जाता है, श्रमिक जिसका प्रयोग करता है उसको मजदूरी के रूप में दिया जाता है, जो स्थायी पूंजी होती है उसका जो उपभोग उसके द्वारा किया जाता है उसके मूल्य में जो गिरावट आती रहती है उसके मूल्य को इसमें जोड़ दिया जाता है और सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर अपनी इनकम के रूप में जो देश के विकास के लिए, देश के सुधार के लिए, जनता की सेवा के लिए करती है उसकी इनकम प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है। और जब सरकार को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो आवश्यक हैं, जरूरी हैं जीवन निर्वाह के लिए, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी उनको नहीं खरीद सकता, तो उनके ऊपर आर्थिक सहायता भी दी जाती है जिससे वस्तु का मूल्य कुछ कम हो जाता है। अब हम इसी चीज को कुछ और आसान तरीके से या विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र के अंदर उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम है। इन उत्पादन के साधनों के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको साधन लागत कहा जाता है, जो भूमि के लिए लगान, श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यम अपने लाभ के रूप में इसमें से निकाल लेता है, जिसको हम साधन लागत भी बोल देते हैं। अब इस वस्तु के जब उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसके अंदर एक उद्यमी के द्वारा लगान जोड़ दिया जाता है, मजदूरी जोड़ दी जाती है, ब्याज भी जोड़ दिया जाता है, अपना लाभ भी जोड़ दिया जाता है और उद्यमी द्वारा जो स्थायी पूंजी उपभोग की गिरावट होती है उसको भी जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से एक वस्तु उत्पादित हो जाती है, उसका उत्पादन का मूल्य फैक्ट्री लेवल पर या बेस लेवल पर निर्धारित हो जाता है। उसके बाद जब उसकी बाजार कीमत निर्धारित होती है तो उसके अंदर लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, घिसावट तो शामिल होंगी ही होंगी और सरकार द्वारा लिए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर भी उसके अंदर जुड़ जाते हैं और आर्थिक सहायता भी उसके अंदर से घटा दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाजार कीमत में से लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये चारों चीज़ों तो उत्पादन के साधनों को मिल जाती हैं। इस तरह से साधन लागत पर उत्पादन लागत और साधनों की आय दोनों बराबर हो जाती हैं, क्योंकि बाजार कीमत में से यही चारों चीजें साधनों को आय के रूप में प्राप्त होती हैं और साधन लागत पर इसको उत्पादन लागत भी कह दिया जाता है, क्योंकि साधनों के ऊपर या साधनों की लागत यही होती है। इसके बाद इस प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, परिवार क्षेत्र है, जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इन सब का स्वामी होता है। और इधर हम देखते हैं कि उत्पादक क्षेत्र है जिसके पास बहुत सी पूंजी होती है और वो उत्पादन करता है और उत्पादन करने के लिए वो उत्पादन के साधनों की सेवाएं लेता है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करता है और बदले में यह इसको लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी दे करके उत्पादन करता है। जब ये उत्पादन हो जाता है तो ये सारे का सारा उत्पादन बाजार में चला आता है, लेकिन बाजार में इसकी जो कीमत होती है वो केवल लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के मूल्य के बराबर ही नहीं होती। इसकी कीमत में और भी कुछ अन्य चीजें जोड़ दी जाती हैं, जैसे घिसावट, अप्रत्यक्ष कर और उसमें से आर्थिक सहायता घट जाती है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, जिसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कह दिया जाता है, ये तो सरकार के पास चला जाता है, जिसे सरकार देश के विकास कार्यों पर या जनता के लिए खर्च करती है। घिसावट जो उद्यमी है उसके पास चली जाती है, जिसे वो अपनी लागत में जोड़ता है या आगे
स्थायी पूंजी का निर्माण करने के लिए उसका प्रयोग करता है। लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी जो कि पहले ही उत्पादक द्वारा परिवार क्षेत्र में साधनों को दिया जा चुका है, चाहे उसके लिए उसने पूंजी क्यों न ब्याज पर ली हो। तो लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी जो कीमत में से होता है वह उत्पादक के पास चला जाता है। तो इस तरह से जो ये साधनों पर उसने लागत दी थी, साधनों पर जो खर्च किया था, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसीलिए इसको साधन लागत पर उत्पादन भी कहा दिया जाता है, क्यों कि उत्पादक के लिए यह लागत है, और इसको आय भी कहा दिया जाता है क्योंकि यह परिवार क्षेत्र के या उत्पादन के साधनों के लिए आय होती है। अब हम यहाँ पर साधन लागत से बाजार कीमत पर किस तरह से घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है या इसमें क्या जोड़ा और घटाया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साधन लागत को लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि साधन लागत पर जब उत्पादन किया जाता है तो उसके अंदर लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी जोड़ी जाती है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का गिरावट आदि शामिल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो आय प्राप्त होगी या जो उत्पाद प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा। तो यहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अथवा घरेलू आय हमें प्राप्त हो जाती है। उत्पादक के लिए ये लागत पर उत्पाद है और उत्पादन के साधनों के लिए ये आय है। इसी तरह से जब हम बाजार कीमत पर देखते हैं तो बाजार कीमत पर जब वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसमें लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी ये तो शामिल होती ही होती हैं। इसके साथ साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा करके ज्ञात किए जाते हैं वो भी इसके अंदर जुड़ जाते हैं, और इस तरह हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। शुद्ध इसलिए क्योंकि इसके अंदर कहीं भी गिरावट शामिल नहीं की गई है। तो इस तरह से यह हम देख सकते हैं कि साधन लागत और बाजार कीमत में जो अंतर है वो केवल शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का है, यानी कि साधन लागत में अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाएं तो बाजार कीमत प्राप्त हो जाती है, और बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाएं तो साधन लागत प्राप्त हो जाती है। अब तक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों में हम किस तरह से साधन लागत से बाजार कीमत ज्ञात करते हैं, बाजार कीमत से किस तरह साधन लागत ज्ञात करेंगे, सकल से किस तरह शुद्ध ज्ञात करेंगे, शुद्ध से किस तरह सकल ज्ञात करेंगे, घरेलू से किस तरह राष्ट्रीय ज्ञात करेंगे और राष्ट्रीय से किस तरह घरेलू ज्ञात करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे साधन लागत से बाजार कीमत अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ने पड़ेंगे, जो अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा करके ज्ञात किए जाते हैं। इसी तरह से अगर बाजार कीमत से साधन लागत ज्ञात करनी है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर सकल से हमें शुद्ध ज्ञात करना है तो गिरावट को घटाना पड़ेगा, और शुद्ध से अगर सकल ज्ञात करना है तो गिरावट को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय ज्ञात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें विदेशों से सुसाधन आय जोड़नी पड़ेगी, और राष्ट्रीय से अगर घरेलू ज्ञात कर रहे हैं तो विदेशों से शुद्ध साधन आय हमें घटानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो मूल है, जो हमारा मेन है, जो हमारा अब तक किए गए का निचोड़ है, वो सारे का सारा हमारा ये पेज है, जिसके ऊपर हमें हर चीज़ के बारे में ज्ञात हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से निकाली जाएगी, किसमें क्या जोड़ा जाएगा, किसके अंदर क्या घटाया जाएगा। अब हमने अब तक जो भी सीखा है उस सारे के सारे को हम परिभाषा के रूप में संकलित करेंगे और सारी की सारी धारणाओं की परिभाषाओं को समझेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा आ जाती है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय। इसकी जो डेफिनेशन है वो आ जाती है किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादक द्वारा कुल उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों पर लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी पर किए गए खर्च के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अथवा दूसरी तरफ या दूसरा पक्ष जो उत्पादन के साधनों की तरफ का होता है, अगर उस तरफ से देखें तो उत्पादन के सभी साधनों द्वारा लगान,
लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में अर्जित आय का जोड़ घरेलू आय अथवा साधन आय पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर इसको समीकरण के रूप में देखते हैं तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय, जिसके अंदर लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और लेबर जोड़ करके इसको ज्ञात किया जाता है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। इसी तरह से अगली डेफिनेशन आ जाती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, NNP एट एप्स। इसके अंदर अगर हम डेफिनेशन लें तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में अर्जित आय तथा विदेशों से साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहलाता है। बाजार कीमत पर भी हमने यही देखा था कि अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर विदेशों से साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अगर इसको इक्वेशन या समीकरण के रूप में लें तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय बराबर लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी जो कि शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसके अंदर विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ने से यह राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय बन जाता है, क्योंकि यह इसका आय पक्ष भी है जिसके अंदर हमें आमदनी प्राप्त हुई है, और यह इसका लागत पक्ष भी है क्योंकि उत्पादक द्वारा यह खर्च की गई एक लागत है। इसी तरह से अगर हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय ज्ञात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि अगर शुद्ध से सकल ज्ञात करना है तो गिसावट जोड़ दी जाती है, और सकल से शुद्ध ज्ञात करना है तो गिसावट घटा दी जाती है। बाकी इसके अंदर वही सारी चीज आएगी कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में अर्जित आय तथा गिसावट, जिसको स्थायी पूंजी उपभोग भी कह दिया जाता है, को जोड़ देने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय के लिए लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी जो कि शुद्ध घरेलू आय है या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, इसके अंदर गिसावट या डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाएगा तो शुद्ध से सकल में परिवर्तित हो जाएगा और हमें ज्ञात होगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर जो हमारी एक और धारणा है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय, ग्रोस नेशनल इनकम एट फैक्टर कोस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में प्राप्त आय या अर्जित आय में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो हमारे देश के लोगों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय और विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाई गई आय का अंतर होता है, उसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। व उसके साथ साथ गिसावट व्यय को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय को अगर यहाँ में एक फार्मूले द्वारा या समीकरण द्वारा दर्शाएं तो लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज प्लस मजदूरी जो कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसके अंदर विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ दी जो कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, और उसके अंदर गिसावट जोड़ दी तो हमें प्राप्त होता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा सकल राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से हमने इन सारी की सारी धारणाओं का बाजार कीमत पर और साधन लागत पर विस्तार से अध्ययन किया। आशा है आपको ये सारे के सारे स्टेप क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे। हम इन आंकड़ों को CSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बीच के कुछ आंकड़ों को डिलीट कर दिया था क्योंकि ये हमारी स्लाइड के ऊपर नहीं आ पाते, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2011-12, 21-22 और 22-23 के आंकड़े ये हम ले रहे हैं क्योंकि बीच के आंकड़े हमने इसमें से इसलिए डिलीट कर दिए क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी स्लाइड नहीं होती। तो यहाँ हम इन आंकड़ों को हम मोटा मोटा सा समझने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बुनियादी मूल्यों या बेस प्राइस पर जो उत्पादन होता है, बाजार कीमत पर जो उत्पादन होता है,
11-12 का दिया हुआ है, 21-22 का दिया हुआ है, 22-23 का दिया हुआ है, जो करंट प्राइस पर है 22-23 के, और यहाँ पर स्थिर भावों के ऊपर यानी कि बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस 11-12 है, उसके आधार पर यह सारे का सारा उत्पादन दिया हुआ है। 11-12 का उत्पादन जो है वो हमें बराबर मिलता है। बराबर मिलने का कारण यह है क्योंकि ये करंट ईयर भी 11-12 ही है और बेस ईयर भी 11-12 है, इसलिए उस साल की दोनों कीमतें बराबर हैं, इसीलिए उस साल का उत्पादन हमें सेम मिलेगा। लेकिन उसके बाद करंट प्राइस बढ़ गए हैं और बेस प्राइस कम है, इस करके यहाँ पर अंतर मिलेगा। लेकिन हमारा जो समझने का उद्देश्य है वो ये है कि बुनियादी मूल्यों पर या बाजार कीमत पर जो हमारा उत्पादन है ये दिया हुआ है, दोनों ही तरफ हमें पंक्ति शीर्षक दिए हुए हैं, कारण लंबी स्लाइड होने के कारण हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर जो बेस प्राइस है या जो बाजार मूल्य पर हमारे पास उत्पाद है ये है, जिसमें सरकार द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाए गए वो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उत्पादों पर आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी गई वो यहाँ पर घटा दी गई है, सब्सिडी जो है वो लेस कर दी गई है। इसके बाद हमारे पास आया है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि हमने आर्थिक सहायता और करों को इसके अंदर से घटा दिया है। अब इसके अंदर से जो स्थायी पूंजी अवक्षय है, स्थायी पूंजी उपभोग है, डेप्रिसिएशन है, वो भी घटा दी गई है, जिससे हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी विस्तार से देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे हम जाकर के सीएसओ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे यहाँ